नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार एकनाथ शिंदे नई नई रणनीतियों के तहत अपनी सरकार को बचाने का एक बेहतर प्रयास करते चला है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर अब उनके लिए परेशानी तमाम बढ़नी तब शुरू हुई जब बीएमसी चुनाव को लेकर के जो है ऐलान हुआ, और कहीं न कहीं तारीखों के ऐलान के बाद से ही लगातार कई नेताओं का इस तरफ से उस तरफ आना जाना लगा हुआ, यानी कि पार्टी बदलने का जो सिलसिला जारी होता है ख़ास तौर से जब चुनाव सर पर होते हैं। ठीक उसी तरीके की स्थिति अब महाराष्ट्र में भी पैदा हो गई है। ऐसे में अब सवाल ये बनते हैं कि संजय राउत के जेल से छूटने के बाद क्या शिवसेना पार्टी उस बड़ी मजबूती के साथ इस बीएमसी चुनाव में उतर पाएगी, और क्या चुनाव में उतरने के बाद उसी मार्जिन को बरकरार रख पाएगी? क्या 30 सालों से जो बीएमसी में वो लगातार सरकार बनाते आए हैं, तो इस बार भी सरकार बना पाएंगे, या इस बार बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में, और जानेंगे समझेंगे कि दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में इस बीएमसी चुनाव में क्या फेरबदल हो सकती है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कशिश जी। उनसे कई सवाल लेंगे और उनकी राय समझने की कोशिश करेंगे कि उनके दृष्टिकोण से दरअसल इस बार महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में क्या खेल होगा, और साथ ही एकनाथ शिंदे की जो सीएम की कुर्सी है वो कितनी ज़्यादा सुरक्षित है इस समय। फिलहाल की अगर बात करें तो 29 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आना है, उस फैसले से पहले कि अगर यहाँ पर ताज़ा तरीन हालात पर नज़र डालें तो क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे उस फैसले को लेकर के कोई ज़्यादा इस वक्त जो है ख़ुद को घिरा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं, या उनको इस बात का कोई डर नहीं है कि सत्ता उनके हाथों से जा सकती है? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में अपने पक्ष को रखा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उससे यही लगता है कि दरअसल एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर खतरा ज़रूर मंडरा रहा है। देखिए, साफ तौर पे ये बात पूरी तरीके से सच मानी जा सकती है कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी कहीं ना कहीं खतरों में है। अब यहाँ पर बीएमसी चुनावों की बात आपने अबरार यहाँ पर की, तो देखिए यहाँ पर बीएमसी चुनाव एक यहाँ पर जो शिवसेना थी, पहले पूरी शिवसेना वो जीत हासिल करती नजर आई थी बाला साहेब ठाकरे जी के चेहरे को देखकर, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनके बाद कौन आता है? उद्धव ठाकरे। तो कहीं ना कहीं बाला साहेब ठाकरे जी के जाने के बाद यहाँ पर उद्धव ठाकरे की वजह से ही बीएमसी चुनावों में जीत हासिल हो पा रही थी। कुछ ऐसे विधायक थे जिनकी वजह से उन जगहों पे बार बार जीत देखनी पड़ रही थी, लेकिन अब देखा जाए कि शिवसेना है 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं चुनौती यहाँ पर दोनों ही तरफ है, एकनाथ शिंदे के लिए भी और उद्धव ठाकरे के लिए भी, क्योंकि उद्धव ठाकरे के काफी लोग एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं जो जीत दिलाते थे बीएमसी चुनावों में, लेकिन अभी काफी नेता ऐसे हैं जो अभी भी उद्धव के साथ टिके हुए हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बनती नजर आ रही है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के पास तो बीजेपी सरकार भी है, तो शायद बीजेपी की वजह से वो जीत हासिल कर सकते हैं बीएमसी चुनावों में। लेकिन यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की जाए तो जहाँ चुनाव चिन्ह की लड़ाई हो रही थी, वहां पर चिन्ह की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला चुनाव आयोग पे डाल दिया। अब आप देखिए कि कहीं ना कहीं उससे एक राहत मिली थी उद्धव ठाकरे को। अब यहाँ पर उपचुनाव हुए, वहां पर भी कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आई उद्धव ठाकरे को। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए जो परिस्थितियां आने वाले समय की वो ज्यादा मतलब कि गंभीर नहीं होगी, वो आसानी से बीएमसी चुनाव लड़ सकते और यहाँ पर वो जीत भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अब आप देखिए उनके पास बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम, उनके साथ संजय राउत भी है। अब आपको पता है कि संजय राउत भी किस तरीके की चालाकियां चलते हैं, किस तरीके के यहाँ पर अपने बाण निकालते हैं और उसके बाद यहाँ पर चलते भी है। तो कहीं ना कहीं वो सच साबित होता नजर आ सकता है, वो दिखाई दे सकता है कि संजय राउत के आने से उद्धव ठाकरे की परिस्थितियों में बदलाव आया है और उन्हें साथ मिला। और बीएमसी चुनावों में जहां तक अभी परिस्थितियां देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जीत शायद इस बार भी उद्धव ठाकरे गुट ही करता हुआ नजर आएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए यहाँ पर बड़ी परेशानी का सबब यह है कि जिस संख्या में विधायकों ने पार्टी को तोड़ा और जिस संख्या में एकनाथ शिंदे के साथ वो चले गए, उससे यही लगता है कि दरअसल उनकी अगर योजनाओं के हिसाब से एकनाथ शिंदे यहाँ पर काम करते नजर आएंगे तो दरअसल चुनावी नतीजों में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि राज ठाकरे को लेकर के भी एक सवाल यहाँ पर बनता है कि दरअसल राज ठाकरे क्या इस पूरे मामले में कोई बड़ा
फैक्टर साबित होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उनको साधने के लिए कई तरीके की प्रयास जो है इस वक्त कर रही है। खुद देवेंद्र फडणवीस उनसे मुलाकात कर चुके हैं कई बार। राज ठाकरे ने खुद यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को अपने घर पर जो है बुलाया था खाने पर। तो ऐसे में क्या राज ठाकरे की जो करीबी इस वक्त देखने को मिल रही है बीजेपी के साथ, तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे को इस करीबी ताल्लुकात से डरने की ज़रूरत है? कहीं ऐसा ना हो कि भले राज ठाकरे अलग होकर के चुनाव में उतरे, लेकिन जब सरकार बनाने की स्थिति हो या ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जब सीटों की दरकार हो, तो राज ठाकरे बीजेपी को समर्थन करते नजर आए। क्योंकि हालात जिस तरीके के नजर आ रहे हैं उससे यही बात निकल करके सामने आ रही है कि राज ठाकरे बीजेपी को बाहर से समर्थन बीएमसी चुनाव के बाद दे सकते हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए कितनी मुसीबत देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर राज ठाकरे की बात की जाए तो राज ठाकरे इस वक्त कहीं ना कहीं रामायण के विभीषण जैसे नजर आ रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किस तरीके से यहाँ पर जो शिवसेना थी जब बाला साहेब ठाकरे जीते, उसके बाद उनके जाने के बाद उद्धव क्या क्या हथकंडे अपनाते हुए नजर आते थे, क्या कुछ करते नजर आते थे जीत के लिए, उन सारी बातों से राज ठाकरे अच्छे से वाकिफ है। अगर वो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ मिलते हैं या फिर बीजेपी में अगर वो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये सोच लीजिए कि वहां पर वो विभीषण साबित होते नजर आएंगे। वो बताएंगे कि वो यानी कि उद्धव ठाकरे गुट है, वो ये रणनीतियां इस्तेमाल करेगा चुनावों के समय, तो आपको उनके विपरीत चुनौतियां यहाँ पर कोई कदम उठाने जिससे आप जीत हासिल कर पाए। तो यहाँ पर राज ठाकरे की जो भूमिका है वो इस वक्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ये बात आपने सही कही अब्रार यहाँ पर कि ऐसा हो सकता है कि चुनावों से पहले वो चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी में एंट्री लेते नजर आए, वो वहां पर सीट देते नजर आए। इस तरीके की बात भी मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर राज ठाकरे को पता है कि उनकी पार्टी जो मन से है वो उतनी मजबूत नहीं है, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। उन्हें कहीं ना कहीं आज नहीं कल नहीं परसों जरूर किसी ना किसी का साथ चाहिए, और उन्हें साथ ऐसी पार्टी का चाहिए जो लगातार बनी रहे। और बनी कौन रहेगी अगर देखा जाए तो भाजपा पार्टी ही लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। इसलिए यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि राज ठाकरे है जो एक यहाँ पर उद्धव ठाकरे को एक बड़ा धोखा और एक बड़ा झटका दे सकते हैं, जिससे एकनाथ शिंदे का कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में वो बीएमसी चुनाव हो, आने वाले लोकसभा हो, विधानसभा हो, सब में फायदा कराते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर राज ठाकरे को लेकर के तमाम जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे ने अब तक न तो बीजेपी में जाने का कोई संकेत दिया और न ही उद्धव ठाकरे के पक्ष में उन्होंने कोई बड़ा बयान जारी किया है। तो ऐसे में बीएमसी चुनाव में जो नजरें हैं वो लगातार राज ठाकरे की ओर टिकी हुई है, चाहे वो शिवसेना की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो। यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से ये चर्चाएं आज ही हुई है, और आज एक बड़ी खबर आई कि दरअसल जो है 2024 लोकसभा चुनाव में जो है महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक होकर के चुनाव में हिस्सा लेंगी। तो ऐसे में उन्होंने इस बात का ऐलान नहीं किया कि दरअसल चेहरा कौन होगा इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की बात की जाए तो, क्योंकि एनडीए के चेहरे के तौर पर हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को जो है जो बीजेपी आगे करे। तो ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे को लगातार यही लग रहा है कि बीजेपी उनको उसी पद पर लगातार बनाए रखेगी जिस पद पर वो अभी इस वक्त मौजूद है, यानी कि मुख्यमंत्री पद पर। तो ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद की अगर बात की जाए और खुद 2024 चुनाव की भी बात की जाए, तो ऐसे में एनडीए का चेहरा बीजेपी किसको बनाएगी, क्या एकनाथ शिंदे को या देवेंद्र फडणवीस को? देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी उनको यानी कि एकनाथ शिंदे को वो मुख्यमंत्री ही बनाए रखेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को आगे कर सकते हैं, क्योंकि एक समय था जब यहाँ पर कयास पूरे तरीके से पक्के किए जा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन फडणवीस ने खुद एक बयान में कहा कि मुझसे पूछा गया था कि शिंदे को बनाया जाए या तुम्हें, तो यहाँ पर फडणवीस ने कहा कि शिंदे को बना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फडणवीस को एक उम्मीद थी कि आने वाला जो टाइम है 2024 का ही अगर हम बात करें, तो वहां पर एक और बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, और वो इस लायक है भी, क्योंकि वो काम इस तरीके से करते हैं कि वो बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। वो मुख्यमंत्री बनकर क्या ही करेंगे। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहे, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ जो उनके लोग जुड़े हुए हैं वो भी अभी बरकरार रहे पार्टी में। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक यहाँ पर उन लोगों को झटका न लगे, इसलिए यहाँ पर एकनाथ शिंदे को भी मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाएगा आने वाले 2.5 साल तक के समय में। लेकिन उसके बाद जब चुनाव होंगे तब हो सकता है कि चेहरे में बदलाव किया जा सके और यहाँ 2024 में फडणवीस को आगे किया जा सके।
बिल्कुल 2024 को लेकर के संशय बना हुआ है और साथ ही इस वक्त बीएमसी चुनाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चुनौती जो है वो उद्धव ठाकरे के सामने भी है और ख़ुद बीजेपी और एकनाथ शिंदे के सामने भी है। ऐसे में बीजेपी की क्या रणनीति होती है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, और क्या उद्धव ठाकरे अपने उस ताज को बचाने में कामयाब हो पाते हैं या इस बार उनके हाथों में शिकस्त जो है एक तरीके से देखने को मिलेगी। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।